Hello and welcome to the wonderful world of economics. Yes, friend. Today we are going to discuss a very important question from the journey of supply analysis, that is law of supply with assumption. ये क्वेश्चन बोर्ड में हमेशा 8 मार्क्स के लिए डिमांडेड रहता है, आइदर लॉ ऑफ सप्लाई विथ अजम्पशन और लॉ ऑफ सप्लाई विथ एक्सेप्शन. तो हमने लॉ ऑफ सप्लाई जो है वो हमने डिस्कस किया है, यानी हमने थोड़ा उसका बैकग्राउंड देखा है. आज हम उसको पूरा कंप्लीटली देखेंगे एंड यू विल सी दैट वॉट एवर वी आर गोइंग टू डिस्कस दैट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस इन एनी अदर वे. नाउ इन द जर्नी ऑफ लॉ ऑफ सप्लाई यानी इन सप्लाई एनालिसिस हमने सीखा है व्हाट इज़ इंडिविजुअल सप्लाई, व्हाट इज़ मार्केट सप्लाई, what are the different factors or determinants affecting the supply. Now with the help of the past knowledge we are going to make and develop the theory which is developed by Alfred Marshall, that is law of supply with assumption. Now ये जब लॉ 8 मार्क्स के लिए हमें लिखना है तो पहला पार्ट क्या आएगा फ्रेंड्स? इंट्रोडक्शन. तो इंट्रोडक्शन एज यूजुअल बहुत ईजी. कैसे लिखेंगे? द लॉ ऑफ सप्लाई इज वेल डेवलप्ड बाय न्यू क्लासिकल इकोनॉमिस्ट अल्फ्रेड मार्शल in his book Principles of Economics in the year 1890. He tried to explain producer behavior with the help of individual supply and market supply. क्योंकि जब उसने इंडिविजुअल सप्लाई मार्केट सप्लाई को ऑब्जर्व किया और बहुत सारे डिटर्मिनेंट्स को उसने ऑब्जर्व किया कि कैसे सप्लाई को अफेक्ट करते हैं, तो अगेन उसके माइंड में ऐसा थॉट आया कि क्यों ना इसको एक सिस्टमेटिक थियरी में कन्वर्ट किया जाए. तो उसने बना दिया लॉ ऑफ सप्लाई. अच्छा, अब लॉ ऑफ सप्लाई में हम दूसरा पार्ट क्या लिखते हैं? मीनिंग को हम क्या कहते हैं? लॉ में स्पेशली स्टेटमेंट ऑफ लॉ यानी लॉ का डेफिनेशन. अब लॉ में जब से हमने जर्नी ऑफ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी स्टार्ट किया तो हमने क्या देखा कि जब भी कोई लॉ ह्यूमन बिहेवियर पे हम फ्रेम करेंगे तो ह्यूमन बिहेवियर को क्या रखना है? फिक्स रखना है. वो लॉ जो होगा वो कुछ अजम्पशंस पे, कुछ कंडीशन पे बेस्ड होगा. इसके लिए हमारी फर्स्ट वर्डिंग क्या होगी? अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट. तो हमारी पहली वर्डिंग वही होगी. जब भी हम कोई भी डेफिनेशन बोलते हैं लॉ में, जैसे हमने लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी स्टार्ट किया, दैट वाज द फर्स्ट लॉ ऑफ अल्फ्रेड मार्शल. तो हमने क्या कहा कि अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट, the additional benefit which person derive with every increase in the stock of commodity will go on diminishing. जब हमने लॉ ऑफ डिमांड देखा तो हमने क्या कहा? हमने वहाँ पे कहा कि अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, मोर क्वांटिटी इज डिमांडेड एट लेस प्राइस एंड लेस क्वांटिटी इज डिमांडेड एट हाई प्राइस. इस तरह से हमने जब भी लॉ फ्रेम किया पहले वर्डिंग क्या यूज़ किया फ्रेंड्स? अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट. इन द सेम वे आज भी हम वैसे ही करेंगे. जब हम लॉ ऑफ सप्लाई बोलेंगे तो पहला वर्डिंग क्या होगा? अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट. कुछ चीज़ों को कांस्टेंट रखा जाए. तो हम देखेंगे जो सप्लायर है ही इज़ रेडी टू सप्लाई मोर एट हाई प्राइस एंड सप्लाई लेस एट लो प्राइस. जब प्राइस बढ़ेगी वो ज़्यादा सप्लाई करेगा, प्राइस कम होगी वो कम सप्लाई करेगा. यही तो रिलेशन हम इंडिविजुअल सप्लाई और मार्केट सप्लाई में सीख के आए हैं. तो वही रिलेशन को मार्शल ने किस में कन्वर्ट किया? स्टेटमेंट में कन्वर्ट किया, डेफिनेशन में कन्वर्ट किया कि अगर कुछ कंडीशंस को कांस्टेंट रखें, कुछ अजम्पशंस को फॉलो करें, यानी उसे हम क्या कहते हैं स्टेटमेंट में? अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट. सप्लायर इज रेडी टू सप्लाई मोर क्वांटिटी, ज़्यादा क्वांटिटी सप्लाई करना चाहता है एट हाई प्राइस एंड लेस क्वांटिटी एट लो प्राइस. या इसे आप अलग अंदाज में भी कह सकते हो. मैंने अपने नोट्स में 2 डेफिनेशन दिए हैं. दूसरा स्टेटमेंट दिया है मार्शल ने कि अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट, प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाई हैव डायरेक्ट रिलेशनशिप. हमने ये भी सीखा है कि प्राइस और सप्लाई के बीच में कौन सा रिलेशन है फ्रेंड्स? डायरेक्ट रिलेशनशिप है.
और ये भी हमने सीखा है। तो आप कोई भी स्टेटमेंट दो, कौन सा भी डेफिनेशन दो, जो आपको इजी लगे आप क्वेश्चन में लिख सकते हो। ओके फ्रेंड्स, नाउ ए पार्ट इंट्रोडक्शन हो गया, बी पार्ट स्टेटमेंट हो गया, लेकिन स्टेटमेंट में ध्यान देना है फ्रेंड्स, पहले वर्डिंग यूज़ करनी है अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट, अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, आप कुछ भी लिखो। अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट, अ सप्लायर इज रेडी टू सप्लाई मोर क्वांटिटी एट हाई प्राइस एंड लेस क्वांटिटी एट लो प्राइस। ओके फ्रेंड्स, नाउ सी पार्ट में आएगा हमारा स्केड्यूल एंड डायग्राम। लेकिन ये भी आप देखोगे हमने ऑलरेडी कर लिया है, नथिंग न्यू वी आर एडिंग, वॉट एवर वी हैव लर्नड अर्लियर, जो हमको मार्शल ने ऑलरेडी सिखाया, उसने एक्सपेरिमेंट किया, उसी नॉलेज को फिर से ऐड किया इन अ प्रॉपर सिस्टमैटिक लॉ में। तो सी पार्ट क्या है, शेड्यूल एंड डायग्राम। शेड्यूल यानी एक टेबुलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डेटा। ना एक टेबल ले रहे हैं, जैसे मैंने टेबल लिया है, इसमें 2 कॉलम लिए हैं। फर्स्ट मैंने क्या दिखाया है, प्राइस पर यूनिट ऑफ एप्पल। दूसरे में क्या दिखाया है, क्वांटिटी सप्लाई। अच्छा, प्राइस पर यूनिट ऑफ एप्पल, याद आ रहा है हमने यही एग्जाम्पल इंडिविजुअल सप्लाई में भी लिया और मार्केट सप्लाई में भी लिया, यानी आई एम यूजिंग द सेम टेबल। मैं सेम एग्जाम्पल को यहाँ पे रिपीट कर रही हूँ। तो देखो, प्राइस जब 10 था, कितनी क्वांटिटी हमने सप्लाई की, 100 kg। जब प्राइस बढ़ने लगा, राइज होने लगा 20 रुपीज़, प्रोड्यूसर्स आर रेडी टू सप्लाई 200 kgs ऑफ एप्पल। प्राइस बढ़ने लगा 30 रुपीज़, सप्लायर इज रेडी टू सप्लाई 300 kgs ऑफ एप्पल। प्राइस बढ़ने लगा 40 रुपीज़, now producer is ready to supply 400 kgs of apple. Now finally the price of the apple is very high in the market, that is 50. Now here producer ने supply किया its maximum quantity, that is 500 kgs of apple. कुछ रिकलेक्ट हो रहा है, हमने यही सेम टेबल इंडिविजुअल सप्लाई में किया था फ्रेंड्स, मैंने उसी को यूज़ किया। फिर से क्यों नया हमें एग्जाम्पल लेना, टेबल लेना, हमें तो वही थियरी करनी है। तो हमने क्या किया, वही पीस ऑफ नॉलेज को यहाँ फिर से, जैसे हम कॉपी पेस्ट करते हैं वैसे हमने कॉपी पेस्ट कर दिया, यानी सेम नॉलेज को हमने यहाँ पे यूज़ कर दिया। दिस इज़ द स्मार्ट बिहेवियर, क्योंकि हमने टर्म को समझा है, हमने थियरी को समझा है, तो वही एग्जाम्पल हमने यहाँ पे ले लिया। अच्छा, जब इस तरह से हम एक टेबल लेते हैं, एक स्केड्यूल लेते हैं, तो आप बताओ कितनी पॉइंट्स में एक्सप्लेनेशन लिखते हैं, 3 पॉइंट्स में। फर्स्ट पॉइंट जनरल ऑब्जर्वेशन, फर्स्ट पॉइंट जनरल ऑब्जर्वेशन, क्या कर रहे हो जनरली ऑब्जर्व, हम जनरली ऑब्जर्व कर रहे हैं। इन द अबव टेबल वी ऑब्जर्व कि प्रोड्यूसर्स आर रेडी टू सप्लाई मोर क्वांटिटी विथ राइज इन प्राइस, कि जो प्रोड्यूसर्स हैं जैसे जैसे प्राइस बढ़ रही है, they are interested to supply, they are willing to supply more quantity, और यही दिख रहा है। ये फर्स्ट पॉइंट एक जनरल ऑब्जर्वेशन इस टेबल का, कि इन द अबव टेबल, इन द अबव स्केड्यूल वी ऑब्जर्व प्रोड्यूसर्स आर रेडी टू सप्लाई मोर क्वांटिटी विथ राइज इन प्राइस। ओके फ्रेंड्स, नाउ सेकेंड पॉइंट। सेकेंड पॉइंट हमेशा हम किधर पकड़ते हैं, हमेशा हम पकड़ते हैं टॉप की प्राइस को, यानी व्हेन प्राइस इज़ वेरी लो, देखो 10 रुपया है, कम से कम प्राइस था। व्हेन प्राइस इज़ वेरी लो, मिनिमम क्वांटिटी, लिमिटेड क्वांटिटी वाज ऑफर्ड फॉर सेल इन द मार्केट। जब प्राइस बहुत कम था, तो एट दैट मोमेंट द प्रोड्यूसर्स आर नॉट इंटरेस्टेड टू सप्लाई मोर क्वांटिटी, क्यों, उन्हें लगता है हम ज़्यादा प्रॉफिट थोड़ी कमा पाएंगे, तो इसके लिए वो ज़्यादा क्वांटिटी सप्लाई नहीं करते हैं। तो when price is very low, that is ₹10, limited quantity was offered for sale, that is 100 kgs of apples only. अब थर्ड पॉइंट, लास्ट पॉइंट, when price is very high, जब सबसे ज़्यादा था, that is ₹50। जब 50 रुपीज़ प्राइस हो गया, तो प्रोड्यूसर्स ने अपनी मैक्सिमम क्वांटिटी को सप्लाई किया। थर्ड पॉइंट, when price is very high, maximum quantity was offered for sale in the market, that is 500 kgs of apple। हमने 500 kgs of apple को मार्केट में सप्लाई किया। तो देखो, हमने एक टेबल दिया
और उस टेबल का एक्सप्लेनेशन कितनी पॉइंट्स में दिया, 3 पॉइंट्स में। पहला पॉइंट जनरल ऑब्जर्वेशन कि इन द अबव टेबल वी ऑब्जर्व दैट प्रोड्यूसर्स आर रेडी टू सप्लाई मोर क्वांटिटी विथ राइज इन प्राइस। नंबर 2, व्हेन प्राइस इज वेरी लो at that level producers are ready to supply less quantity, that is 100 kgs of apple. Third point, when price is very high producers are ready to offer maximum quantity, that is 500 kgs of apple. हमारा job is done. टेबल हमने दिया, explanation भी दे दिया. Let us clear more with the help of diagram. अब हम इसी डेटा को डायग्राम से एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे, यानी यही सेम न्यूमेरिकल डेटा को कन्वर्ट किस में करेंगे, किस में रिफ्लेक्ट करेंगे, डायग्राम में। तो हमने पहले एज यूजुअल एल का फॉर्मेट बनाया, यानी वाई ओ एक्स। एक्स एक्सिस पे हमेशा हम क्या दिखाते हैं, क्वांटिटी। ये क्वांटिटी किसका है, सप्लाई का, तो हम लिखेंगे क्वांटिटी सप्लाइड। अच्छा, वाई एक्सिस पे हमेशा क्या दिखाते हैं, ऑलवेज प्राइस, क्योंकि वाई एक्सिस पे हमेशा हम प्राइस को फोकस करते हैं, दिखाते हैं। प्राइस मैंने लिया 10, 20, 30, 40, 50 और क्वांटिटी भी मैंने बहुत इजी लिया 100, 200, 300, 400, 500। जब 100 था 10 रुपीज़ पे हमने सप्लाई किया, फर्स्ट पॉइंट हमें मिला। जब प्राइस बढ़ गया 200 तो 20 रुपीज़, तो हमने 200 एप्पल्स को सप्लाई किया। जब प्राइस 30 रुपीज़ पे राइज़ हो गया तो आपने 300 एप्पल्स को सप्लाई किया। प्राइस 40 हो गया तो आपने 400 एप्पल्स को सप्लाई किया, और जब प्राइस 50 हो गया तो आपने 500 एप्पल्स को सप्लाई किया। ना इस तरह से आपको 5 डॉट्स मिलेंगी, जिसको आपने ज्वाइन किया जैसे हमने इंडिविजुअल सप्लाई में किया था। वापस रिपीट कर रहे हैं, सबको ज्वाइन किया तो क्या मिला, एस एस। एस एस मीन्स सप्लाई का। ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, पॉजिटिव स्लोप। क्यों, क्योंकि किधर जा रहा है, पॉजिटिव, अपवर्ड जा रहा है। तो एस एस इज अ सप्लाई कर्व, नो इंडिविजुअल नो मार्केट। यहाँ पे हम सिर्फ लॉ ऑफ सप्लाई कर रहे हैं फ्रेंड्स, इसके लिए न इंडिविजुअल लिखेंगे न मार्केट लिखेंगे, क्या लिखेंगे, एक नॉर्मल सप्लाई कर्व, यानी सप्लाई कर्व। और ब्रैकेट में क्योंकि वो अपवर्ड डायरेक्शन जा रहा है तो हमने क्या लिखा, पॉजिटिव स्लोप। तो इस तरह से आपको डायग्राम ड्रॉ करना है। अच्छा, डायग्राम ड्रॉ किया। अच्छा, डायग्राम ड्रॉ करने के बाद फिर आप क्या करोगे, उसकी 3 पॉइंट्स में एक्सप्लेनेशन, जो हम ऑलरेडी पहले भी डिस्कस किया है, आज भी रिपीट कर रहे हैं। कैसे, क्योंकि जो डायग्राम में देखना है वही लिखना है, कोई रट्टा नहीं मारना। एक्स एक्सिस पे क्या दिख रहा है, क्वांटिटी सप्लाई। वाई एक्सिस पे क्या दिखाया हमने, प्राइस ऑफ कमोडिटी। तो ऑन एक्स एक्सिस क्वांटिटी सप्लाई एंड ऑन वाई एक्सिस प्राइस ऑफ कमोडिटी आर शोन। देन एस एस, सेकेंड पॉइंट, एस एस इज सप्लाई कर्व स्लोपिंग अपवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। बराबर फ्रेंड्स, एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी सप्लाई, वाई एक्सिस पे प्राइस ऑफ कमोडिटी आर शोन। फर्स्ट पॉइंट ओवर। सेकेंड पॉइंट डायग्राम के बारे में, एस एस इज सप्लाई कर्व स्लोपिंग अपवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। थर्ड पॉइंट, as price and supply have direct relationship, so supply curve has positive slope। डायग्राम का भी एक्सप्लेनेशन डन, यानी आपके 4 मार्क का काम हो गए। टोटल क्वेश्चन कितने मार्क्स का है, 8 मार्क्स का है। उसमें इंट्रोडक्शन लिखा, उसमें बाद स्टेटमेंट लिखा, कोई भी एक डेफिनेशन, भले मैंने अपने नोट्स में 2 डेफिनेशन लिए हैं, लेकिन आपको कोई भी एक लर्न करना। उसके बाद आप कोई भी टेबल ले लो, आपने इंडिविजुअल लिया, मार्केट डिमांड का लिया, नो मैटर, कोई भी ले लो आप। सिर्फ हमें एक टेबल की मदद से हमें कोई भी लॉ ऑफ सप्लाई में डेटा को एक्सप्लेन करना है। तो मैंने इंडिविजुअल टेबल कोई सेम रिपीट किया, इजी था, मैंने रिपीट किया, हमारा काम हो गया, आसान हो गया। और उसी टेबल का 3 पॉइंट्स, फिर उसको मैंने डायग्राम में कन्वर्ट किया और उसकी 3 पॉइंट्स एक्सप्लेनेशन में लिखा। ये 3 पार्ट्स हमने कवर किया, यानी 4 मार्क्स, 50% जॉब इज डन। अब बाकी डी पार्ट बनेगा अजम्पशंस ऑफ लॉ ऑफ सप्लाई, यानी हमने जब यूज़ किया ये वर्डिंग दैट अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट, यानी लॉ ऑफ सप्लाई जो है ये भी ह्यूमन बिहेवियर पे फ्रेम्ड है।
तो लॉ ऑफ सप्लाई जो है जब ह्यूमन बिहेवियर पे फ्रेम्ड है, तो ह्यूमन बिहेवियर जो है उसे कांस्टेंट रखना है, उसे फिक्स्ड रखना है। इसके लिए अल्फ्रेड मार्शल क्या कहता है कि लॉ मस्ट बी बेस्ड ऑन सम कंडीशन। क्योंकि लॉ के बारे में मैंने क्या कहा है, हमेशा लॉ के साथ जो कंडीशंस चलती हैं, जो लॉ के साथ पैरेलल चलती हैं, वो उसको सपोर्ट करती हैं, तो वो उसके अजम्पशन है। लेकिन जो लॉ के अपोजिट हैं, जो बिल्कुल इसका अपोजिट हिस्सा है, दैट इज़ कॉल्ड एक्सेप्शन, जो हम आने वाले सेशन में ज़रूर डिस्कस करेंगे। तो आज हम कर रहे हैं अजम्पशन, जो लॉ के साथ पैरेलल चलते हैं। तो लॉ जो है वो बेस्ड होता है सम कंडीशन पे। उस कंडीशंस को हम क्या कहते हैं फ्रेंड? अजम्पशंस ऑफ लॉ, यानी अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट, जिसे हम बिल्कुल चेंज नहीं करेंगे। तो हम जो भी डिटर्मिनेंट्स करके आए थे, उन डिटर्मिनेंट्स में सिर्फ आप प्राइस को हटा दो, क्योंकि प्राइस तो अफेक्ट हो रही है। प्राइस जैसे जैसे बदल रही है, आप देख रहे हो सप्लाई भी चेंज हो रही है। प्राइस को छोड़ दो, क्योंकि वो ग्रेट सोल इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो सप्लाई को काफ़ी अफेक्ट करता है। बाकी जो बचे हुए फैक्टर्स थे, उनको अज्यूम करना है कि दे शुड रिमेन कांस्टेंट, दे शुड रिमेन अनचेंज, दे शुड रिमेन सेम, वो सेम हो, वो कांस्टेंट हो, वो अनचेंज हो, तो ही ये लॉ पॉसिबल है। लॉ क्या कहता है? प्राइस बढ़े तो आपकी सप्लाई भी बढ़े, प्राइस कम हो तो आपकी सप्लाई भी कम हो। ये तब पॉसिबल है जब हम ये अजम्पशन को चेंज नहीं करेंगे, यानी फिक्स रखेंगे। तो पहला अजम्पशन है नो चेंज इन प्राइस ऑफ सब्सटीट्यूट्स। Now Marshall assumed that price of close substitute remain same. It should remain unchanged. उसमें बदलाव नहीं होना चाहिए, क्योंकि if the price of substitute change हुआ तो बट नेचुरल जो सप्लायर है, प्रोड्यूसर है, वो अपनी सप्लाई को भी अकॉर्डिंगली चेंज करेगा, क्योंकि वो कॉम्पिटिटर के प्राइस से वो भी अफेक्ट होता है। हमने ये पॉइंट डिस्कस की है। हम जितने भी अजम्पशंस आज करेंगे ना, वो सब हम डिटर्मिनेंट्स में डिस्कस कर चुके हैं। ये सब पॉइंट्स सप्लाई को इंक्रीज या डिक्रीज करती हैं। इसके लिए मार्शल कहता है कि इन सब कंडीशंस को क्या रखना है? हमें सेम रखना है, कांस्टेंट रखना है। So that is why first condition is assumed by Marshall कि there is no change in the price of close substitute. क्योंकि if there is any change in the price of close substitute, immediately it will change the original supply. वो original supply को बदल देगी, and as a result law of supply will not applicable. law of supply काम नहीं करेगा। इसके लिए मार्शल ने क्या कहा कि प्राइस ऑफ क्लोज सब्सटीट्यूट रिमेन सेम, वो अनचेंज हो, वो कांस्टेंट हो। ओके फ्रेंड्स, सेकेंड पॉइंट, नो चेंज इन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। नाउ मार्शल ने अज्यूम किया, व्हाइल अप्लाइंग द लॉ ऑफ सप्लाई, इट इज अज्यूम्ड बाय मार्शल दैट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिमेन कांस्टेंट। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन सेम रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, तो आपकी सप्लाई जो है वो प्रॉपरली वर्क करेगी। यानी प्राइस ज़्यादा तो सप्लाई ज़्यादा, प्राइस कम तो सप्लाई कम। बट इफ़ देयर इज़ चेंज इन द प्राइस ऑफ एनी फैक्टर, यानी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में कुछ भी चेंज आया, इमीडिएटली योर सप्लाई विल बी अफेक्टेड, तो आपकी सप्लाई अफेक्टेड हो जाएगी। इसके लिए अगेन मार्शल ने अज्यूम किया कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिमेन कांस्टेंट। इफ देयर इज एनी चेंज इन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, लॉ ऑफ सप्लाई विल नॉट होल्ड ट्रू, यानी लॉ ऑफ सप्लाई काम नहीं करेगा। ओके फ्रेंड्स, थर्ड, नो चेंज इन स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी। अब स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी। अब हमने ये पढ़ा था कि आपकी टेक्नोलॉजी आपकी सप्लाई को अफेक्ट करती है। इफ़ यू आर यूजिंग अ मॉडर्न एंड लेटेस्ट एंड सोफिस्टिकेटेड मशीनरी, नो प्रॉब्लम, एट दैट लेवल यू विल सप्लाई मोर एंड मोर गुड्स एंड सर्विसेज इवन एट लो प्राइस, क्योंकि आप मॉडर्न टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हो, तो उसमें आपको प्रॉब्लम ही नहीं आएगा। आप ज़्यादा से ज़्यादा गुड्स को सप्लाई करोगे। क्यों? क्योंकि आपकी जो टेक्नोलॉजी है वो मॉडर्न है, वो प्रोडक्शन आपको ज़्यादा करके दे रही है। लेकिन इफ़ यू आर यूजिंग द ओल्ड टेक्नोलॉजी,
आप कितने भी एफर्ट्स डालो, आप ज़्यादा सप्लाई नहीं कर पाओगे। तो यहाँ पे मार्शल ने हमें कहा कि जब हम लॉ ऑफ सप्लाई को फॉलो कर रहे हैं, इट इज़ अज्यूम दैट स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी रिमेन कांस्टेंट, otherwise law of supply will not applicable. Clear friends? Next, no change in the transport cost. क्योंकि ट्रांसपोर्ट कॉस्ट में चेंज आता है तो इमीडिएटली अफेक्ट आता है सप्लाई पे, और ये हम देखते हैं पेट्रोल और डीजल का प्राइस बढ़ता है, ट्रांसपोर्ट का कॉस्ट बढ़ता है, महंगाई बढ़ती है, डिमांड कम हो जाता है, तो हमें सप्लाई को भी वैसे ही मैनेज करना पड़ेगा, नहीं तो एक्सेस उधर लोड हो जाएगा। तो दैट इज़ वाई ऑलवेज दिस थिंग आल्सो शुड बी केप्ट इन माइंड कि देयर शुड नॉट बी चेंज इन द कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट, यानी ट्रांसपोर्ट कॉस्ट में बदलाव आया तो इमीडिएटली आपकी सप्लाई भी बदल जाएगी। तो मार्शल assume that there is no change in the transport cost. If there is any change in the transport cost, it will immediately affect on its supply, and as a result law of supply will not applicable, वो काम नहीं करेगा। Okay friends? नेक्स्ट है फिफ्थ वन, नो चेंज इन गवर्नमेंट का पॉलिसी। अब देखो हमने पढ़ा था कि गवर्नमेंट पॉलिसीज़ जो हैं वो भी हमारे सप्लाई को ग्रेटली अफेक्ट करती हैं। गवर्नमेंट की लाइसेंसिंग पॉलिसीज़ हो, गवर्नमेंट की टैक्सेशन पॉलिसीज़ हो, गवर्नमेंट की सब्सिडीज़ हो, गवर्नमेंट के अलाउंसेस हो, ये रूल्स और रेगुलेशंस हो, वो हमेशा आपकी सप्लाई को अफेक्ट करते हैं। तो इफ़ गवर्नमेंट की कोई भी पॉलिसी न्यू आ गई तो यू हैव टू रेस्पॉन्ड अकॉर्डिंग टू द न्यू पॉलिसी। नेचुरली इट मीन्स इट विल अफेक्ट योर सप्लाई, आपकी सप्लाई ज़रूर बदलेगी। देखो गवर्नमेंट ने आपकी पॉलिसीज़ को लिबरलाइज कर दिया, यानी आपकी रिस्ट्रिक्शंस को रिड्यूस कर दिया, रिमूव कर दिया। तो बट नेचुरल एज अ सेलर आप क्या सोचोगे, चलो मैं प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ाता हूँ, मैं ज़्यादा सप्लाई करता हूँ। तो इफ़ देयर इज़ एनी चेंज इन द गवर्नमेंट पॉलिसी, it will affect the supply and law of supply will not applicable. So Marshall assumed that there is no change in government policies while applying law of supply. Next, no change in climate. यानी जब हम लॉ ऑफ सप्लाई को फॉलो कर रहे हैं, उसको हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, एट दैट लेवल देयर क्लाइमेट लेवल शुड नॉट बी चेंज, क्योंकि क्लाइमेट बदला तो आपके सप्लाई पे अफेक्ट होगा। हमने पढ़ा था इफ़ क्लाइमेट इज़ फेवरेबल तो आपको मोर क्वांटिटी जो है वो रॉ मटेरियल की सप्लाई हो जाएगी, सप्लाई आपकी बढ़ने लगेगी, क्योंकि फेवरेबल आपको क्लाइमेट मिला तो आपको रॉ मटेरियल ज़्यादा मिला। तो रॉ मटेरियल एग्रीकल्चर में ज़्यादा हुआ तो सेकेंडरी सेक्टर को सपोर्ट मिलता है, सेकेंडरी सेक्टर ने प्रोड्यूस ज़्यादा किया तो टर्शरी सेक्टर को काम ज़्यादा मिलता है। तो ऑल आर इंटरकनेक्टेड। इसके लिए मार्शल ने क्या कहा कि देयर इज़ नो चेंज इन द क्लाइमेट, जो हम एक्सपेक्टेशन के हिसाब से चल रहे हैं वही होना चाहिए। इफ़ देयर इज़ एनी चेंज इन द क्लाइमेट, अगर क्लाइमेट में कुछ चेंज आया जैसे फ्लड आ गया तो इट विल रिड्यूस एंड कर्टेल योर सप्लाई, वो आपकी सप्लाई को रिड्यूस कर देंगे, कम कर देंगे। देन नो चेंज इन सेलर्स एक्सपेक्टेशन। हमने पढ़ा था कि सेलर भी हमेशा क्या करता है, फ्यूचर प्राइजेस के लिए एक्सपेक्टेशन करता है, प्रेडिक्ट करता है कि व्हाट विल बी चेंज इन द प्राइस इन नियर फ्यूचर, क्योंकि प्रोड्यूसर हमेशा मार्केट ट्रेंड को ऑब्जर्व करता रहता है। उसे पता रहता है मेरे प्रोडक्ट को कब ज़्यादा सेल मिलने वाले हैं, कब नया प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च होने वाला है, तो मुझे कैसे सेल करना है, मुझे कैसे कस्टमर को अट्रैक्ट करना है, मुझे कैसे न्यू मार्केट में एंट्री करनी है। तो इस तरह की एक्सपेक्टेशन को एक सेलर ज़रूर अपने माइंड में प्रेडिक्ट करता ही रहता है। तो ये कंज्यूमर की नॉर्मल एक्सपेक्टेशंस होती है। एंड इफ़ द सेलर जो है वो एक्सपेक्ट करता है कि देयर विल बी राइज इन द प्राइस इन नियर फ्यूचर, अगर नियर फ्यूचर में प्राइस बढ़ेगी तो मैं अभी क्यों बेचूं, Why should I supply now only? I will sell in near future. तो देखो at present उसने decision लिया and he will try to reduce its supply. इसके लिए मार्शल कहता है while applying the law of supply, it is assumed that sellers' future expectation remain constant. वो क्या रहनी चाहिए,
कांस्टेंट, अदरवाइज लॉ ऑफ सप्लाई विल नॉट एप्लीकेबल। बार बार ये आपको रिपीट करना है क्योंकि ये सब फैक्टर्स क्या रहेंगे, कांस्टेंट। आपको खाली फैक्टर्स का वो आपको पॉइंट ध्यान में रखना है। नेक्स्ट, नो चेंज इन सेल्फ कंजम्पशन। अब मार्शल ने फिर अज्यूम किया क्योंकि सेल्फ कंजम्पशन जो है इट आल्सो अफेक्ट द सप्लाई, क्योंकि सेल्फ कंजम्पशन इज दैट पार्ट ऑफ कमोडिटी विच सेलर विल ट्राई टू कीप असाइड फॉर इट्स फ्यूचर कंजम्पशन। वो अपने फ्यूचर कंजम्पशन के लिए अपने लिए कुछ सेल्फ कंजम्पशन साइड करके रखता है, क्योंकि ईच प्रोड्यूसर इज आल्सो अ कंज्यूमर। वो खुद कंज्यूमर भी है, जैसे मैंने आपको बताया था फार्मर है, वो फूड ग्रेन्स जब ग्रो करता है तो वो खुद भी तो कंज्यूम करेगा ना, तो इसके लिए वो कुछ अमाउंट ऑफ फूड ग्रेन्स कीप असाइड करके रखता है फॉर सेल्फ कंजम्पशन। तो अगर उसको सेल्फ कंजम्पशन के लिए ज़्यादा चाहिए तो ही विल सप्लाई लेस, और अगर उसको सेल्फ कंजम्पशन के लिए कम चाहिए तो ही विल सप्लाई मोर। यानी सेल्फ कंजम्पशन ने भी क्या किया, उसकी सप्लाई को अफेक्ट किया। So my dear friends, while using the law of supply, again Marshall assumed कि there is no change in self consumption. सेल्फ कंजम्पशन पे चेंज नहीं आना चाहिए, क्योंकि अगर सेल्फ कंजम्पशन में चेंज हुआ, ऑल ऑफ सडन अगर हमें मालूम पड़ा कि चलो हमारा जो है कोई फंक्शन जो है वो हमारा डिसाइड हो गया है, अभी मुझे ज़्यादा उसके लिए फूड ग्रेन्स चाहिए या ज़्यादा गुड्स एंड सर्विसेज चाहिए, तो मैंने सप्लाई कम कर दिया। तो अगर सेल्फ कंजम्पशन में चेंज हुआ तो लॉ ऑफ सप्लाई एज पर टारगेट आपको रेस्पॉन्ड नहीं करेगा, यानी लॉ ऑफ सप्लाई विल नॉट एप्लीकेबल। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट है नो चेंज इन गोल ऑफ प्रोड्यूसर। गोल ऑफ प्रोड्यूसर में भी चेंज नहीं चाहिए। हमने पढ़ा था कि देयर आर टू गोल्स ऑफ अ प्रोड्यूसर। एक था कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, मुझे हाई प्राइस रखनी है और मुझे उसके अकॉर्डिंगली ज़्यादा सप्लाई करना है। प्राइस हाई होगी तो आई विल सप्लाई मोर, यानी मुझे प्रॉफिट कमाना है। तो ये मैंने आपके क्या बताया, दिस इज़ द ओल्ड थिंकिंग। ये पहले की सोच थी कि बिजनेसमैन प्रॉफिट के लिए ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रगल करता है, क्योंकि आजकल बिजनेसमैन ना थोड़े स्मार्ट हो गए। वो क्या करते हैं, क्योंकि कंपटीशन है, मेन क्या है, कंपटीशन है, और इस कंपटीशन का बेनिफिट किसको मिलता है, कस्टमर, अल्टीमेट कस्टमर को मिलता है। तो क्या होता है कि आज का जो प्रोड्यूसर है, जो स्मार्टली सोचता है, वो ये सोचता है कि आई विल रिड्यूस द प्राइस एंड सप्लाई मोर एंड आई विल कैप्चर द होल मार्केट। यानी पूरे मार्केट में कस्टमर को मेरे प्रोडक्ट की आदत होनी चाहिए। मेरा प्रोडक्ट जब वो मैक्सिमम यूज़ करेगा तो बट नेचुरल मेरा गुडविल बढ़ेगा, मेरा सेल बढ़ेगा एंड द एंटायर प्रॉफिट विल बी एंजॉयड बाय अ सेलर। तो प्रॉफिट तो इनडायरेक्टली आएगा ही आएगा, लेकिन मेन उसने क्या सोचा, भले प्राइस कम हो लेकिन आई विल सप्लाई मोर। तो कुछ ऐसे प्रोड्यूसर्स होते हैं जिनके माइंड में ये रहता है कि चलो थोड़ा कमाया बहुत कमाया, तो इसके लिए उन्होंने क्या किया, मैक्सिमम कंज्यूमर्स को उन्होंने कम प्राइस पे सप्लाई किया। तो इससे भी सप्लाई जो है अफेक्टेड होती है। तो यहाँ मार्शल कहता है कि देयर इज़ नो चेंज इन द गोल ऑफ प्रोड्यूसर, नो चेंज इन द मोटिव ऑफ प्रोड्यूसर। उसकी सोच नहीं बदलनी चाहिए, क्योंकि अगर उसकी सोच बदली तो उसका रिएक्शन बदल जाएगा, उसका डिसीजन बदल जाएगा, उसका सप्लाई बदल जाएगा एंड लॉ ऑफ सप्लाई विल नॉट एप्लीकेबल। क्लियर माय फ्रेंड्स? बार बार हम वही गाना गा रहे हैं कि ये सब पॉइंट्स को क्या रखना है, फिक्स रखना है, यानी कांस्टेंट रखना है, अनचेंज रखना है, तभी ये लॉ ऑफ सप्लाई जो है वो पॉसिबल है फॉलो करना। नेक्स्ट है नो चेंज इन द स्केल ऑफ प्रोडक्शन। आपका स्केल ऑफ प्रोडक्शन भी बदलना नहीं चाहिए। हमने पढ़ा था देयर आर टू स्केल्स ऑफ प्रोडक्शन। पहला क्या था, स्मॉल स्केल प्रोडक्शन, जिसमें प्रोड्यूसर स्मॉल लेवल पे गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस एंड सप्लाई करता है, और दूसरा है लार्ज स्केल प्रोडक्शन, जिसमें वो लार्ज लेवल पे प्रोड्यूस एंड सप्लाई करता है। तो सपोज अगर प्रोड्यूसर का स्केल ऑफ प्रोडक्शन बदल गया, चेंज हो गया, जहाँ 4 मशीनरी थी उसने 2 मशीनरी और इंस्टॉल कर दी, अब स्केल ऑफ प्रोडक्शन बदल गया।
ना प्रोडक्शन ज़्यादा होने लगी तो वो सप्लाई भी ज़्यादा करेगा। तो इसके लिए मार्शल ने कहा है कि देयर इज़ नो चेंज इन स्केल ऑफ प्रोडक्शन, अदरवाइज लॉ ऑफ सप्लाई विल नॉट एप्लीकेबल और होल्ड ट्रू। नेक्स्ट है 11th पॉइंट, नो चेंज इन द अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज। आपके रिसोर्सेज के अवेलेबिलिटी में भी चेंज नहीं होना चाहिए, क्योंकि सपोज़ अगर आपको अच्छे रिसोर्सेज मिल गए, बेटर रिसोर्सेज मिल गए, चीपर रिसोर्सेज मिल गए, तो बट नेचुरल आपकी प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ जाएगी एंड यू विल बी एबल टू सप्लाई मोर। तो उसके लिए मार्शल ने अज्यूम किया कि आपने जो रिसोर्सेज यूटिलाइज करके लॉ ऑफ सप्लाई शुरू किया, उतने ही रिसोर्सेज पे आप ये पूरा लॉ यूज़ करो। If there is any change in the availability of resources, the law of supply will not applicable, क्योंकि फिर प्रोडक्शन तो आपकी चेंज हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट है नो स्पेक्यूलेशन। नाउ जब हम बात करते हैं स्पेक्यूलेशन, स्पेक्यूलेशन यानी मैनिपुलेशन, सिंपल लैंग्वेज में कहूँ तो हेरा फेरी, जो हमेशा बिजनेसमैन कभी कभी ऐसी टैक्टिक्स को फॉलो करता है। जैसे हम कहें ब्लैक मार्केटिंग है, कभी कभी आर्टिफिशियल स्केर्सिटी करने के लिए, क्रिएट करने के लिए वो होर्डिंग ऑफ गुड्स करता है, गुड्स को गोडाउन में छुपा के रखता है, दैट इज़ कॉल्ड होर्डिंग और स्टॉकिंग, वो करता है। या कभी कभी इलीगल एक्टिविटीज़ करता है। सो ड्यू टू इलीगल एक्टिविटीज़, कभी कभी ड्यू टू ब्लैक मार्केटिंग या ड्यू टू सम स्पेकुलेशन, सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विल बी रिड्यूस, कम हो जाती है। तो इसके लिए मार्शल अज्यूम करता है कि देयर इज़ नो स्पेकुलेशन, नो होर्डिंग, नो ब्लैक मार्केटिंग, अदरवाइज लॉ ऑफ सप्लाई विल नॉट एप्लीकेबल। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट है नो चेंज इन नेचर ऑफ मार्केट। आपके मार्केट के नेचर में भी बदलाव नहीं चाहिए, क्योंकि मैंने कहा था हमारा नेक्स्ट चैप्टर में जर्नी स्टार्ट होने वाली है डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ मार्केट, लेकिन हम सिंपल कहते हैं देयर आर टू कैटेगरी ऑफ मार्केट। एक कैटेगरी में बहुत कंपटीशन होता है, हेल्दी कंपटीशन होता है, जिसे हम कहते हैं परफेक्ट मार्केट। अब परफेक्ट मार्केट और कॉम्पिटिटिव मार्केट में ऑलवेज सप्लाई क्या होती है, ज़्यादा, क्योंकि सो मेनी सेलर्स आर देयर, सो मेनी प्रोड्यूसर्स आर देयर, तो अच्छी खासी उसमें सप्लाई रहती है। बट इन केस ऑफ मोनोपोली वेयर सिंगल सेलर will try to supply output and he will decide the price in the market, तो सिंगल सेलर कितना सप्लाई कर पाएगा। इसके लिए जब हम बात करते हैं कि जब लॉ ऑफ सप्लाई हम फॉलो कर रहे हैं, तो मार्शल ने अज्यूम किया है देयर शुड नॉट बी चेंज इन द नेचर ऑफ मार्केट, क्योंकि अगर मार्केट का नेचर बदल गया, यानी इंस्टेड ऑफ मोनोपोली हम चले गए कॉम्पिटिटिव मार्केट में, तो सप्लाई तो बढ़ जाएगी, यानी लॉ ऑफ सप्लाई विल नॉट एप्लीकेबल। ओके फ्रेंड्स, लास्ट है नो चेंज इन एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट। हमारे एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट में भी चेंज नहीं होना चाहिए, क्योंकि सपोज़ अगर आपको बाहर से एक्सपोर्ट का कोई ऑर्डर मिल गया, आपने एक्सपोर्ट कर दिया ज़्यादा, तो आपके डोमेस्टिक मार्केट में सप्लाई हो जाएगी कम। एंड सपोज़ यह है इम्पोर्टेड रॉ मटेरियल, या आपने टेक्नोलॉजी मशीनरी इंपोर्ट कर दिया, तो प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ जाएगी। यानी इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विल आल्सो अफेक्ट योर सप्लाई, वो भी आपकी सप्लाई को अफेक्ट कर रही है। सो हियर मार्शल अज्यूम कि देयर इज़ नो चेंज इन द लेवल ऑफ एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट। If there is any change in the quantity of import and export, the law of supply will be affected and law of supply will not be used in a proper and systematic way. तो हमने इतने सारे assumptions को डिस्कस किया, और फ्रेंड्स मैंने यही सब assumption आपको नोट्स में भी दिया है, लेकिन you should not write all the points, आपको इतने सारे पॉइंट्स नहीं लिखनी है। एनी जो 6-7 पॉइंट्स हैं वो आपको सिर्फ उसमें एक्सप्लेन करनी है, ज़्यादा नहीं बतानी है। तो यहाँ हमने ज़्यादा किया है सो दैट यू शुड अवेयर अबाउट ऑल दीज अजम्पशन। लेकिन जब हम एग्ज़ाम में 8 मार्क्स के लिए लिखते हैं, तो आपको इंट्रोडक्शन लिखना है, ए पार्ट, बी पार्ट में आपको स्टेटमेंट बताना है कि अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट दैट सप्लायर इज़ रेडी टू सप्लाई मोर क्वांटिटी एट हाई प्राइस एंड लेस क्वांटिटी एट लो प्राइस। उसके बाद सी पार्ट हमने जैसे बता दिया एक टेबल, और टेबल का पूरा
3 पॉइंट्स में एक्सप्लेनेशन, और उसके बाद वही टेबल आपने डायग्राम में कन्वर्ट कर लिया और डायग्राम का भी एक्सप्लेनेशन 3 पार्ट्स, 4 मार्क का काम हो गया। और उसके बाद जो वो एक्सेप्शन अजम्पशंस हैं, वो अजम्पशन आपने उसमें से सपोज़ जो भी हमने यहाँ डिस्कस कर दिया, जैसे से फॉर एग्जांपल 14 पॉइंट्स मैंने डिस्कस किया, इसमें से 6-7 पॉइंट आपने जो आपको पसंद हो आप उसमें 6 to 7 पॉइंट्स लिख सकते हो। नाउ वन मोर पॉइंट, इम्पॉर्टेंट पॉइंट टू डिस्कस, कि जब हम ये लिखते हैं सिस्टमेटिकली, जब हम कवर करते हैं तो ज़रूरी नहीं है सब पॉइंट्स आप कवर करो। आप भले अपने रजिस्टर में आप सब लिख के रखो और प्लस डायग्राम की प्रैक्टिस करो, यानी डायग्राम्स आपका परफेक्ट हुआ तो होल थियोरी विल बी कंसिडर्ड एज राइट। डायग्राम में मिस्टेक हो गया, जैसे अभी सप्लाई कर्व स्लोपिंग अपवर्ड, बहुत बच्चे मिस्टेक करते हैं, सप्लाई कर्व स्लोपिंग डाउनवर्ड, तो थियोरी का एकदम अपोजिट साइड हो जाता है, तो फिर मार्क्स क्या हो जाती है, डिडक्ट हो जाती है। मैंने पहले कहा है इकोनॉमिक्स में यानी मेन हार्ट ऑफ द क्वेश्चन इज डायग्राम, तो डायग्राम पे फोकस करना है। और मेन पॉइंट क्या है, ये जो हेडिंग्स हैं इनकी प्रैक्टिस करो, जितना आप हेडिंग्स को ध्यान में रखोगे, और हम तो ज़्यादा ही पॉइंट्स डिस्कस करते हैं जो आपके सराउंडिंग्स में, और लिखना क्या है 6-7 पॉइंट लिखनी है आसानी से। देखो हमने 14 पॉइंट डिस्कस किए फ्रेंड्स, और आपको लिखना है ओनली 7 पॉइंट, 50% ज़्यादा किया है, तो आपके पास तो एक्सेस नॉलेज है, जिसमें से थोड़ा नॉलेज आप खाली बोर्ड के एग्ज़ाम में लिखोगे तो यू विल बी गिवन फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स। यस फ्रेंड्स, जिस तरह से ये क्वेश्चन मैंने डिस्कस किया, इन द सेम वे मैंने अपने वेबसाइट पे आपको सब नोट्स प्रेजेंटेशन के साथ आपको लिख के इन अ वेरी इजी वे प्रोवाइड किया है। Yes friends, if you like this video, do share, and if you want my handwritten notes, the link is given in the description box. Thank you.